आप लोग मैसेज कर रहे थे लेकिन मैसेज नीचे थे तो मैंने पढ़े नहीं। जी, हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ अबाउट पंजाबी अदब दी कहानी। हमारा पहला सेक्शन जो है वो पंजाबी अदब दी कहानी होगा, और दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो तनकीद और तहकीक की जो ज़रूरत है पंजाबी में, उसको हम देखेंगे। इसमें मैं कोड स्विचिंग करता हूँ, कभी पंजाबी तो कभी उर्दू। इसको ज़रा आपने सिर्फ टॉपिक की सेंस को समझना है, फिर लिखना तो आपने खुद ही है, तो टॉपिक की सेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। पंजाबी अदब दी कहानी जब हम इसको लेकर चलते हैं तो एक तो हमें ये देखना चाहिए कि पंजाबी, जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये था कि पंजाबी जो है वो सपत सिंधु की एक ज़ुबान है। 7 दरियाओं के जो एरिया है उसकी एक दरिया है, एक ज़ुबान है दरियाओं के एरिया की, जो उस दरियाओं के दरमियान के जो बेड्स हैं। और मुख्तलिफ इन्वेडर्स आते रहे और इस ज़ुबान के ऊपर अपना असर छोड़ते रहे। जो बाहर से इन्वेडर आते थे वो अपने साथ एक ज़ुबान लाते थे और उस ज़ुबान का एक काफ़ी हद तक एक असर इस ज़ुबान पर छोड़ जाते थे। मैंने कल बताया था कि 2 धड़े हैं जो पंजाबी को, एक धड़ा वो है जो पंजाबी को आर्यन ज़ुबान कहता है, एक धड़ा वो है जो पंजाबी को द्राविडियन ज़ुबान कहता है। द्राविड़ी वो लोग थे जो पहले से ही, यहाँ पे हमारे जो आसार कदीमा के आसार मिलते हैं वहाँ पर द्राविडियन की मौजूदगी पाई जाती है। तो उन्हीं में से एक लैंग्वेज का जो पार्ट है वो पंजाबी था। तो कुछ कहते हैं जो आर्यंस आए अपने साथ वो ज़ुबान लाए, उसमें जो है पंजाबी भी शामिल थी, और वो तब्दील होती होती पहले संस्कृत की एक फॉर्म में थी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी, फिर पंजाबी की अब मौजूदा हालत में वो मौजूद है। जब हम इसकी अदब की कहानी का आगाज़ करते हैं तो अदब बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ। जो रिटन फॉर्म में अदब सामने आता है। अब यहाँ पर पंजाबी की तो मैंने आपको बता दी कि पंजाबी की डेफिनेशन क्या है, पंजाबी ज़ुबान की जो पहचान है वो क्या है। आप सपत सिंधु 7 दरियाओं को आप काबुल और अटक को निकालें तो फिर 5 ही बचते हैं, जिसकी वजह से पंजाबी ज़ुबान का नाम पड़ा है। अदब की जब हम बात करते हैं, अदब क्या होता है, व्हाट इज़ लिटरेचर, तो अदब जो है आपके माशरे की, सोसाइटी की, ठीक है, का एक अक्स होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है जो सोशल इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल अपहीवल्स और फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, जो रिलीजियस कोई रिलीजन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें सारी सोसाइटी में आपके जो सारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो सारे एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं, उन्हीं एस्पेक्ट्स की जो रिफ्लेक्शन है, जो मुख्तलिफ जनराज में, ड्रामा की सूरत में, नावल की सूरत में, पोइट्री की सूरत में, किसी भी सूरत में वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रेवल कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है, इट मीन्स कि वो अदब है। ठीक है, तो अदब जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में कायम रहा है। अब हम पंजाबी अदब दी कहानी अगर सवाल आ जाए तो उसका आपने यही एक इंट्रो बनाना है कि जो पंजाबी ज़ुबान है वो एक अपनी एक बुनियादी एक पहचान रखती है, और उसके ऊपर उसका जो अदब है, अदब की जो छाप है, गोया कि वो बाद में बहुत देर बाद उसका आगाज़ हुआ, लेकिन वो मजबूत और उघड़वी है। ठीक है, अब इसमें हम 2 स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, उनको यहाँ पे भी 2 स्कूल ऑफ थॉट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो एक किताब है डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक सिखों का जो है वो है स्कूल ऑफ थॉट, जो सिख हैं वो उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है जो पाकिस्तान का है, या इसको आप मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट कह लें। इन थॉट्स, इन स्कूल ऑफ थॉट्स की जो ये दबिस्तान है, इनका अपना एक अप्रोच है उस जुबान के मुतालिक, उसकी ओरिजिन हो गई या उसके अदब की जो टोर हो गई या उसके अदब का जो एवोल्यूशन हो गया, उसमें दोनों का अपना अपना एक राय है।
इसमें डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की किताब है पंजाबी अदब दी मुख्तसर तारीख, ठीक है। उसमें उन्होंने 850 ईस्वी से उसका आगाज किया है, पंजाबी अदब की कहानी का जो है 850 ईस्वी से आगाज किया है और उसको 14वीं सदी 15वीं सदी ईस्वी तक लेकर आते हैं। उसमें उन्होंने उसको 4 अदवार में तकसीम किया है, ठीक है। एक दौर जो है वो कहता है कि ये नाथ जोगियों का दौर है, ठीक है। और दूसरा दौर जो है वो मुसलमान शोरा का दौर है, ठीक है। और तीसरा जो दौर है वो बनारसी दौर है जो हिंदुओं का दौर था, ठीक है। भगत दौर इसको कहते हैं, बनारस दौर, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वो सिख गुरु साहिबान का दौर है, ठीक है। ये बनारसी दास मोहन सिंह दीवाना कह रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट, वो थोड़ा डिफरेंट है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले हम इसको डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लें। इनमें भी किसी हद तक सच्चाई है और सच्चाई है, बिल्कुल है। अब वो जो 4 अदवार हैं उसमें हम एक एक दौर को लेकर चलते हैं आगे। नाथ जोगियां का जो दौर है ये 850 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक चलता है। 850 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। इसमें जो शोरा के नाम है वो तरतीब से मैं आपको बता देता हूँ। नाथ जोगियों का जो टीला है जो झेलम के दरिया झेलम के किनारे पर वाक़ है, नाथ जोगियों का टीला उसे कहते हैं। तो वहीं की ये गुरु गोरखनाथ जो हिस्ट्री है वहाँ की ये मशहूर है। उसमें पहले जो शायर का नाम है वो गुरु गोरखनाथ, जो इनका बानी था इस स्कूल ऑफ थॉट का, इस दौर का। उसका जो आगाज है वो 940 से लेकर 1031 तक होता है, ठीक है। 1031 तक फिर नेक्स्ट फेज में चला जाता है। इनका जो काम था, ये शब्द लिखते थे। शब्द मतलब वो जो हाइम्स होती हैं, जो हमद व नात की सूरत में चीजें होती हैं। राग, जिस तरह राग रामकली है, धनासरी है, असावरी है, कीदा है और आसा, इनमें उनके जो राग हैं वो मिलते हैं। उनमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जो ये इनके राग की जो किस्में हैं वो उसमें पाई जाती हैं उनके कलाम में। उसके बाद इनसे पहले जो नाथ जोगियों का जो दौर था, उसके पहले एक गैर मारूफ से एक फेज आता है, उसको चौपट नाथ जोगी कहते हैं। गोया के उसमें नाथ जोगियों का जो दौर आगाज होता है, क्योंकि हिस्ट्री का जो आगाज था वो गुरु गोरखनाथ के दौर से हुआ था, तो इस वजह से उसको फाउंडर इसलिए कहा जाता है। इसमें जो है चौपट नाथ जोगी जो थे, क्योंकि ये सारा जोगियों का एक कबीला था, सारे उसमें जोगी थे जो अपनी जड़ी बूटियां और अपने जो गोदड़ियां थी वो उठाकर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों का इलाज करते थे और साथ में अपनी शायरी भी ट्रांसमिट करते थे, सुनाते थे। चौपटनाथ जोगी जो है ये 890 से लेकर 990 तक, तकरीबन 100 साल का इसका पीरियड है। और इनका एक बहुत मशहूर शेर है, अंदर गंदा बाहर गंदा, तू क्यों भोलियो चौपट अंधा, कि तू अंदर गंदा है बाहर गंदा है और फिर भूल क्यों गया तू अंधा है। उसके बाद पूरन भगत हैं, इसको चुरंगी नाथ के नाम से जाना जाता है। ये 970 से इसका आगाज होता है और 1070 तक जाता है, मतलब ये भी 100 साल का पीरियड है। और एक राजा थे उस इलाके के, उस दौर के, राजा सलबाहन, ये उनके बेटे थे। और इन्होंने भी शब्द, जो मैंने आपको बताया कि हाइम्स होती हैं, और शलूक वो लिखे। उसके बाद चौथे नंबर पे है रतननाथ 1000 से लेकर 1120 उस तक आते हैं। इनका नाम जो मुसलमानों में मशहूर हुआ था वो बाबा रतन हाजी के नाम से मुसलमानों में मशहूर हुए थे। और मुसलमान इनके जो अकायद थे उनकी वजह से इनको अपना पीर कहते थे, अपना मुर्शिद मानते थे।
और इनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो जो बाबा गुरु नानक के ग्रंथ साहब हैं, उनमें इनके जो लिखे हुए श्लोक हैं वो उसमें शामिल हैं। नाथ जोगियां दे बाद ਜਿਹੜਾ मुसलमान शायरां ਦਾ पीरियड आंदा है, ਉਹਦੇ ਚ पहले ਜਿਹੜੇ शायर ने महमूद गजनवी ਦੇ दौर ਦੇ लाहौर शहर ਦੇ हाकिम सन मसूद, ठीक है, उन्होंने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਤੇ ਸਤਵਾਰਾ लिखे, 12 माह और सतवारा। ਉਹਦੇ बाद एक पृथ्वीराज दे पैट्रोनाइज्ड एक शायर ने चंद बरदाई, ठीक है, लाहौर दे जंपल सन लेकिन जवानी विच राजा पृथ्वीराज कोलो परत गए तो इन्होंने भी शायरी की। ਉਹਦੇ बाद तीसरे नंबर पे बाबा फरीद गंज शक्कर, 1173 से लेकर 1265 तक ये इनका पीरियड है। और हमारी जो मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि शायरी का, पंजाबी शायरी का जो आगाज़ है या पंजाबी अदब का बुनियादी तौर पर जो आगाज़ है वो होता है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से, कि इनको सबसे पहला पंजाबी शायर माना जाता है। इन्हें पंजाबी में शलूक लिखे। चौथे नंबर पे जी ख्वाजा अमीर खुसरो, जो 1253 से 1325 तक इनका पीरियड है। ख्वाजा अमीर खुसरो, इन्हों दियां पंजाबी बुझारतां मशहूर ने। इनकी पंजाबी बुझारतें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। और उसके बाद जो मोहन सिंह दीवाना साहब हैं वो ये बताते हैं कि पंजाबी जो सपत सिंधु में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उसके अलावा भी बनारस का जो इलाका था, जो गंगा और जमुना का इलाका था, उस साइड पे भी एक ग्रोह था, एक ग्रुप था शोरा का जो शायरी कर रहे थे। और उनमें जो सबसे बड़ा नाम है ये उस पीरियड से, मुसलमानों वाले पीरियड से और उस पीरियड से बाद का पीरियड है, ये 15वीं सदी है। इसमें कबीर दास का नाम बहुत मशहूर है। कबीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये इनका जो एंसेस्टर्स थे वो मुसलमान थे, लेकिन ये बाद में कहते हैं कि ये भगत बन गए थे, हिंदू हो गए थे, लेकिन कुछ लोग इनको मुसलमान मानते हैं। इसमें कंट्रोवर्सी अभी भी है। तो ये रामानंद से मुतासिर थे। रामानंद जो थे उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि रामानंद कौन थे। और इनका जो कलाम है वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। इनका एक बेटा था कमाल, ठीक है। उनकी एक कोटेशन बहुत मशहूर है। वो कोटेशन है, आई एम योर सन नॉट अ डिसाइपल, कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ। तो जब वो कबीर अपनी जो उनकी जनरेशन की कोई बात थी उन्हें बताते, तो उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि आई एम योर सन नॉट अ डिसाइपल। मतलब ये उनकी एक इगोइस्टिक और एक अपनी सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को बताता है कि कमाल अपने मामले में, अपनी बात में कमाल था। उसके बाद रामानंद का दौर आता है, उसमें ये 14th सेंचुरी, मतलब कबीर से पहले था। कबीर जो था वो इनका शागिर्द था, डिसाइपल था। और ये भक्ति तहरीक जो थी गंगा के किनारे में, जो आज जिसका आगाज हुआ था, मॉडर्न इंडिया की जो हिंदुइस्टिक अप्रोच है उसके बानी रामानंद को माना जाता है। और भक्ति तहरीक के ये बानी थे, करता धरता थे, और कबीर इनके शागिर्द थे और कमाल इनका बेटा था। उसके बाद चौथा नंबर आता है रोहदास का। रोहदास भी मतलब इन्हीं के उस सर्कल में था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मालूमात किसी भी किताब में मुझे नहीं मिली। उसके बाद सिखों का दौर आता है, ठीक है। सिख गुरु साहबान का दौर। ये जो सिख गुरु हैं, ये गुरु नानक जो थे, जिन्होंने सिखिज्म का आगाज किया था, और पहले गुरु थे सिखिज्म के। उसके बाद उनकी लाइन में तकरीबन 9 गुरु आए। टोटल 10 गुरु हैं, ठीक है। उन 10 गुरु में हम यहाँ पर 5 का जिक्र करेंगे।
जिन्होंने इस पंजाबी में काम किया या पंजाबी में जो उनकी, तो इसमें पहला नाम गुरु नानक साहब का है, ठीक है। उनकी जो पैदाइश है वो 1469 में ननकाना साहब में हुई थी और 1539 में करतारपुर में उनकी डेथ हुई थी और वहीं पर वो मदफून है। इनको फाउंडर ऑफ सिखिज्म कहा जाता है और जो सिखों की होली टेक्स्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब है उसके भी बानी है ये। और 974 इनके शब्दाएं हैं जो जिनको हम हमद कहते हैं, वो इसमें इनके गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। और मुख्तलिफ पंजाबी के जो शोरा हैं, इवन हमारे जो बाबा फरीद गंजशकर हैं, उनके भी काफ़ी अशलूक उनके शामिल हैं इसमें। उसमें दूसरे नंबर पे है जी गुरु रामदास जी। ये 4th गुरु ऑफ सिख हैं और 1534 से 1581 तक ये गुरु रहे। और गुरु रामदास के नाम से ही, मतलब ये अमृतसर जो शहर है उसका बानी इनको कहा जाता है और इनकी पैदाइश लाहौर में ही हुई थी। चूना मंडी लाहौर में एक जगह है जिसको जन्म स्थान इसका कहा जाता है और वहाँ पर इनका गुरुद्वारा भी सिखों का है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो गोविंदवाल इंडिया में हुई थी और अमृतसर शहर के पास एक जगह है, वहीं पे ही इनका मदफून है। गुरु अर्जन जी का जो गुरुद्वारा है ये 5th गुरु है सिखिज्म के और इन्होंने भी शब्दाएं लिखी और 1563 से 1606 के दौरान जो है ये गुरु रहे। और गुरुद्वारा देरा साहब जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर, ये जो हमारा किला है उसके पास, बादशाही मस्जिद के पास, वहाँ पर ये मदफून है गुरु अर्जन जी, ठीक है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, ये 1621 से 1664 तक गुरु रहे, ठीक है। 1621 और से 1664 तक जो है ना ये गुरु रहे। गुरु तेग बहादुर जी 1621 1664 ये 9th सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु। इन्होंने भी शब्दाएं लिखी और वो शब्दाएं गुरु ग्रंथ साहब में, ननकाना साहब की जो सिखिज्म की जो होली बुक है उसमें शामिल है। उसके बाद 5वें नंबर पे है गुरु गोबिंद सिंह जी। गोबिंद सिंह ये 10th सिख गुरु हैं और 1666 से 1675 तक ये रहे गुरु। उसके बाद इनका जो ये सिलसिला है ये मुनक़ता हो गया। इन्होंने भी शब्दाएं लिखी और वो शब्दाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। हिंदू शायर और मुसलमान शायरों का अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उसमें हिंदू शोरा में बाबा हरिचंद, बाबा लखीदास, छज्जू भगत, बाबा लाल, दामोदर दास और पीलू की आप दास्तान जो है वो सुनी है, चित्रदास, लक्ष्मी राम, वली राम और सनतदीन। और मुसलमान शोरा में शाह हुसैन, हाफिज बरखुरदार, मुकब्बिल शाह, शाह शरफ और सुल्तान बाहू। मतलब ये मुसलमान शोरा में उस पीरियड के दौरान ये शोरा मौजूद रहे थे और हिंदू शोरा उस दौर में, उस पीरियड में ये मौजूद रहे थे मुख्तलिफ अदवार में। अब जो मुसलमानों का स्कूल, हम ये बात कर रहे थे मोहन सिंह दीवाना साहब की। अब जो बात है वो हम आते हैं मुसलमानों का जो पंजाबी शोरा थे और उनका जो पीरियड है जो खुद वो डिवाइस करते हैं, जो हमारे मुस्लिम राइटर हैं, जो मुस्लिम नक्काद और मुहक्किक हैं, वो इस पीरियड को किस तरीके से इसका आगाज करते हैं उसका हम अब जिक्र करते हैं। ये सेकंड फेज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाबी अदब दी कहानी में जो पहली फेज थी वो सिखों की थी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा है, मैं उसका लिंक आप लोगों को सेंड कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। सिखों का जो ये पीरियड सारा हमने गुरु ग्रंथ साहब का और कबीर दास का और पीछे जो हमने
भगतों का और जोगियों का जो पीरियड पड़ा है, इस पीरियड में जो पंजाबी परवान चढ़ी उसको गुरमुखी कहते हैं, ठीक है, गुरमुखी रस्मुल खत। और दूसरा जो हमारे यहाँ पंजाबी में हम जो लिखते हैं, मतलब उर्दू रस्मुल खत में पंजाबी की सूरत में, उसको हम शाहमुखी कहते हैं। इसके ऊपर एक आर्टिकल है और उसका लिंक मैं कमेंट्स में सेंड कर दूंगा, आप उस आर्टिकल को लाजमी पढ़िएगा अगर आप गुरमुखी और शाहमुखी का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो फिर मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो देर हो जाएगी। जैसे पहला दौर मुसलमानों का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका हम पहला दौर उसमें देते हैं सूफियों का दौर। इसमें पहला दौर सूफियों का दौर कहलाता है। इसमें जो शायर है वो बाबा फरीद गंज चक्कर हैं जिन्होंने शुलूक लिखे, और इनके ये जो शुलूक है ये गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। इस्लाम की आमद के बाद शायरी के ऊपर पहले जो था वो इश्यूज थे, मसाइल थे, रिलीजियस प्रोपेगेशन थी कि रिलीजन को परवान चढ़ाने के लिए वो बातें थी सारी। लेकिन तो फिर क्या आ गया कि उस पंजाबी की जो शायरी थी उसमें इस्लाम का रंग जो है ना वो चढ़ना शुरू हो गया। उसमें ऐसे हुआ कि इस्लामी तालीमात और अकायद और इस्लामी जो मसाइल थे, इस्लाम से रिलेटेड जो इश्यूज थे, मसाइल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आना शुरू हो गए। फिर क्योंकि हमेशा ये बात देखी जाती है कि अंग्रेज भी जब आए या आर्यंस आए या मंगोल्स आए या तुर्क आए यहाँ पर या अफगानी यहाँ पर इन्वेड हुए, इन्वेड किया उन्होंने, तो सबसे पहले वो आकर लैंग्वेज को ही हिट करते थे, लैंग्वेज को ही टारगेट करते थे। अब लैंग्वेज जो आम लोगों की, आम लोकाई की जो बोली होती है, जुबान होती है, वो जुबान उस तक एक्सेस करने के लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अभी मैं इंग्लिश पीरियड पर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अंग्रेजों ने पंजाबी के ऊपर कितना काम किया। अब इसमें 12 माह सी हरफियां और काफियां भी लिखी गई, लोकगीत भी लिखे गए इस बाबा फरीद गंज शक्कर के दौर में और इस सूफियों के दौर में। और बहुत सारे सूफी शोरा बाहर आए और उन्होंने जो है ना इस पर 12 माही सी हरफियां, काफियां और लोकगीत पर काम किया, जिसमें मजहब का जो रंग था वो बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। अच्छा, इन्हीं सूफियों के दौर में अलामती निज़ाम और इश्क हकीकी और इश्क मजाजी जो है उसका कंसेप्ट क्लियर होता है, तसव्वुफ का कंसेप्ट क्लियर होता है, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का जो कंसेप्ट है वो इस पे रंग इसमें आता है। अलामती निज़ाम में जैसे आपने देखा है शाह हुसैन ने चरखे पे चरखा, धागा, वो कत्तन वाली कतना और वो सारा उसको एक आखरत की टर्मिनोलॉजी के साथ मिक्स किया है। इसी तरह अलामती निज़ाम में रांझा, जैसे रांझा को खुदा और मुर्शिद माना गया, इस तरह हीर को बतौर नफ्स के लिया गया और इश्क को जो है ना वो उस मजहब की एफिलिएशन के तौर पर लिया गया। सुल्तान बाहू ने भी अलामती निज़ाम को इस्तेमाल किया, बुल्ले शाह ने भी, हाशिम शाह, मौलवी बख्शा ने भी और अली हैदर ने भी, इन्होंने मुख्तलिफ पैराए में हकीकी इश्क और मजाजी इश्क को ये बताते थे लेकिन उसमें उसका मतलब हकीकी होता था, तो उसको प्रोपेगेट किया इन्होंने। उसके बाद हम दूसरे दौर पे आते हैं। दूसरा दौर जो है दौर कहते हैं सूफियाई लोगों ने मजहब की तरवीज के लिए काम किया, तसव्वुफ को लेकर आए, इश्क मजाजी और हकीकी में फ़र्क वाज़े किया और आम लोगों तक अपना जो तसव्वुफ का पैगाम था वो पहुंचाया। लेकिन जब दूसरा दौर आता है 1000 से 1150 तक का जो पीरियड है वो सूफियाना मसले जो थे, जो वहदतुल वजूद था या वहदतुल शहूद था, उससे हटकर जो शायरी है वो एक और रंग लेती है, एक और पलटी खाती है। उसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि सूफियाना मसलियां तो हटके शायरा ने मजहबी अकायद ते मजहबी मसाइल दा वेरवा करना शुरू किया अपनी शायरी विच, ते अपने मौजू फिक्का हदीस
ਤੇ रोजमर्रा दे जिंदगी दे मसाइल ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात दे मसलियां ਨੂੰ शायरी दे जरिए आम लोकाई तक उन्हां मसलियां ਨੂੰ आसान करके अपनाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ शेरां दी गल छेड़ने ते फिर अकबर बादशाह दे दौर च मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल वहाब जिन्हां ने फिक्का नू नज़माया, मतलब फिक्का नू नज़म दी सूरत च ओ लेके आए। शाहजहां ते औरंगजेब दे अहदे हुकूमत विच कुरान मजीद दियां तफसीरां नू नज़माया गया। कुरान मजीद दे तर्जमियां नू पंजाबी जुबान च नज़माया गया ते तफसीरां नू नज़माया गया। इस दौर विच इन्हां जुबानां नाल इस्लामी मसलियां दी किताबां ते इन्हां दे उत्ते नज़मां लिखियां गईयां, जिस तरह तुसी पक्की रोटी है, मिस्सी रोटी है, मिठी रोटी है, इज्जत बारी, राज़िक बारी, क़यामत, हज, दफन कफन दे मसले, मैयतनामा, किससल अंबिया, कसीदे, हमदा नाता, मदह नामे, हुलिया शरीफ, मेराज नामे, नूर नामे ते जंग नामे लिखे गए। ठीक है, मतलब पहला जो दौर था वो तसव्वुफ में उलझा हुआ था, तसव्वुफ के ऊपर बात हुई थी, इश्क के ऊपर बात हुई थी, मुर्शिद के ऊपर बात हुई थी। लेकिन जो दूसरा दौर आता है वो मजहबी दौर है, उसमें जो रियल पब्लिक के मसाइल थे उनको एड्रेस किया, और ये सारा जो प्रोडक्शन थी ये सारी उलमा की थी, सूफियों की थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा दौर जिसको हम वारिस शाही दौर कहते हैं, वारिस शाही दौर में ये 1150 से 1200 तक का ये अरसा है। इस दौर विच किस्सा ते किस्साकारी दा रिवाज अरूज उन्हें पकड़ा, मतलब किस्से सुनाए जाते थे, किस्से कहानियां जो है ना वो ट्रांसमिट की जाती थी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। और वारिस शाह तो पहले ढेर सारे शायरा ने हीर रांझा दे किस्से नू नज़माया, ते वारिस शाह ने इस इश्किया कहानी नू इंज बयान किया कि उन्होंने अमर कर छड़िया। ठीक है, और इश्किया किस्से, बनतियां, मसनवियां ते बहरवी नज़मा, जो बहर में लिखी जाती है नज़म, उनको इन्होंने जो है ना तरवीज दिया। शीरीं फरहाद, लैला मजनू, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, ससी पुन्नू, यूसुफ जुलेखा, ढोल शमस, पूरन भगत वगैरह दियां इश्कियां दास्ताना इस दौर च मशहूर होया। ते जंगी वारां जिन्नियां भी सन वो इस दौर च जन्म लिया। इस दौर च एक और एक पंजाबी शायरी दा पक्खों वक् होया, सामने आया। वो ऐसी कि हकीकत पसंदी ते समाजी जिंदगी दे मसलियां विच दिलचस्पी दा एक पहलू उभर के सामने आया है। उसके बाद ये चौथा दौर जिसको नवा पंजाबी अदब का दौर किया जाता है, 1872 से लेकर 1947 तक इसका आगाज है। मैं कोड स्विचिंग, क्योंकि पंजाबी मेरी इतनी अच्छी बोलने में नहीं है तो मैं कभी उर्दू में बता देता हूँ, कभी पंजाबी में, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। सिखा दी हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों का कब्जा होया पंजाब दे उत्ते। ठीक है, ये 1839 की बात है जब सिखों का जो किरदार है वो, ये जब आप वार पढ़ेंगे सिखा दी वार तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह इन पर कब्जा किया। फिर स्कूलों में अंग्रेज़ी तालीम शुरू हुई। ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई जो पादरी थे, उन्होंने ईसाइयत की तबलीग करना शुरू की। तो लुधियाना, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट और अम्बाले में अपने सेंटर बनाए और अपनी प्रेस कायम की। प्रेस के जरिए वो पम्फलेट, लीफलेट्स और वो जो प्रिंटेड मटेरियल था वो लोगों में तकसीम करते थे, और इस तरह वो परवान चढ़ाते थे इसको, ईसाइयत को। तो अंग्रेज़ा ने पंजाबी जुबान उत्ते अदब उत्ते दिलचस्पी लेके तहकीकी काम किया। अब क्यों किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या जरूरत पड़ी थी उनको पंजाबी के ऊपर काम करने की? बिकॉज पंजाबी जो है ना वाइडली स्पोकन लैंग्वेज थी बहुत सारे लोगों की, सिखों में और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। तो उन्होंने इस जुबान के ऊपर रिसर्च की, एड किया, और उसके ऊपर बहुत सारी डिक्शनरी और प्रोडक्शन दी, और एक इंटीमेसी भी कायम की, और लैंग्वेज के ज़रिए एक कौम के ऊपर कब्जा भी रखा। उर्दू शायरियां दे नाल नाल पंजाबी मुशायरे भी होने लग पे। अब अंग्रेज़ों के दौर में क्योंकि उर्दू शायरी का अरूज था, तो उस दौर में जब उर्दू शायरी मुशायरे होते थे तो साथ साथ इन्होंने पंजाबी मुशायरे भी करवाने शुरू कर दिए।
अच्छा, ईसाई मिशनरियों ने ये काम शुरू किया कि उन्होंने गोरमुखी जो रस्मुल खत है पंजाबी का, उसको जो है परवान चढ़ाना शुरू कर दिया और उसका प्रचारक का जरिया बनाया। अब इसमें एक बायसनेस है कि गोरमुखी जो है ना वो मुसलमानों का रस्मुल खत ज्यादा तौर पर नहीं था, तो उसमें अखबार और रिसाले शुरू किए गोरमुखी। उसमें गोरमुखी और शाहमुखी का जो डिफरेंस है, मैं उस पर आर्टिकल का लिंक आपको भेजता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 1870 में सिख बच्चों ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1925 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ اخلاقی ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। हकीम आगा अली खान, नवाब गामू खां और रफ़ीक मेरठी, शरफ शाह, उस्ताद हमदम, चिराग दीन, फजल दीन बख्त, उस्ताद कुश्ता, सैयद फजल शाह, मियाँ हिदायतुल्ला। अब इसमें क्या था, इसमें दो बातें बड़ी ज़बरदस्त थी। एक तो ये शायरी अवामी थी और ज़िंदगी के आम मसलों को, मतलब जो रोज़मर्रा के जो मसाइल है, सच बोलना, झूठ बोलना, जुल्म, ज़्यादती, गुर्बत, अमीरी, इनके ऊपर इसकी डिस्कशन की गई। और मजहबी और इखलाकी जो तो सूफियाना और मजहबी रंग था वो थोड़ा सा कम हुआ। क्यों कम हुआ? कम इसलिए हुआ कि इस्लाम की आमद से मजहब फैला, ठीक है, अंग्रेज़ों की आमद से महरूमी फैली। तो महरूमी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने मसलों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और वो जो अंदर का गुबार था वो शायरी और अदब की सूरत में बाहर निकला। मौत द डर भी शायरी जो निकल गया, ठीक है। पहले जो मजहबी शायरी थी उसमें मौत का बड़ा जिक्र था और इस जिंदगी को आर्जी कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाए और अंग्रेज़ों ने ज्यादतियाँ की तो शायरी में जो वो मौत का डर था वो ख़त्म होता गया और सांझ संजोक दियां गल्लां होने लग पईयां। प्यार दे दर्द दे गीत, विछोड़े फराक दे वसल दे गीत जो ना वो गीत गावन जान लग पे। तरक्की पसंद तहरीक जो जिसका आगाज हुआ उस दौर में, तरक्की पसंद तहरीक का, उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। उसके बाद पंजाबी में भी ये ट्रांसफ़र हुआ और कौमी सतह पर जो शायरी हो रही थी उसमें डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का नाम, जो आप मवाते पढ़ेंगे, मवाते है मेरे ख्याल में, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का काम जो है, आई फॉरगॉट इट कि वो कौन सा इनका काम है, जो इन्होंने अकादिज़म पे एक नज़म भी इन्होंने लिखी है। तो कौमी शायरी अल्लामा इकबाल के दौर में डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर जो है ना वो कौमी शायर पंजाबी शायरी के तौर पर सामने आए और इनकी जो नज़में थी वो अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलासों में पढ़ी जाती थी। उसके बाद मीरा बख्श मिन्हास है, इनका पहला पंजाबी का जो नावल है वो मीरा बख्श मिन्हास का लिखा गया था। उसके बाद रफ़ी पीरज़ादा ने थिएटर ड्रामे लिखे पंजाबी, वो बड़े मशहूर हुए। इसके बाद पंजवां दौर शुरू होता है, पांचवां दौर जो 1947 से लेकर टिल डेट है अब तक। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जदीद शायरी, ठीक है, तनकीद, तहकीक। अब इसलिए हम तनकीद और तहकीक का टॉपिक जो है ना वो एंड में रखा है और उसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ। इस पे ज़्यादा काम हुआ। पार्टीशन जो तकसीम हिंद हुई, पाकिस्तान और इंडिया आपस में सेपरेट हुए, बरसगीर अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। दरमियान में जो पंजाब को बंटवारा हुआ, पंजाब आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया, लोग बिछड़ गए आपस में, कत्ल व गारत हुई, रेप हुए, मर्डर हुए, इज्जतें लूटी गई लोगों की, उधर की भी लूटी गई, इधर की भी लूटी गई, दोनों तरफ नुकसान हुआ। तो इसमें मेरी हिस्ट्री में बड़ी कमजोर है, अगर मैं यहाँ पे कहीं बात पे रंग हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इसमें एक लाइन है जो बड़ी मुझे प्यारी लगी है, एक बुक में लिखी हुई थी, मैंने वो लिखी, वंड ने गोढ़े फट छड़े, वंड ने गोढ़े फट छड़े। मतलब इसका मतलब ये है कि तकसीम ने
ऐसे इररिपेयरेबल वाउंड छोड़े, जख्म छोड़े जिनको आप मतलब हील नहीं कर सकते। अहमद राही की नज़म त्रिंजन है, उसमें औरतों के अगवा, रेप, कत्ल और जो अकेलापन था उसका जिक्र किया गया। अमृता प्रीतम की मशहूर ज़माना नज़म है, अज आखा वारस शानों के तो कब्रां विचों बोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धियां रोंदियां तेन वारिस शानू कहन। ये मैंने पिछले लेक्चर में पूरी नज़म सुनाई थी, पूरी तो नहीं सुनाई थी लेकिन मेजर पार्ट उसका सुनाया था। तो अमृता प्रीतम, अहमद राही, मुनीर नियाजी, मुनीर नियाजी की जो शायरी है वो सारी डर, खौफ, खून और उसमें है, क्योंकि मुनीर नियाजी खुद पार्टीशन के दौर में ट्रैवल करके आए थे और ही वाज द आई विटनेस ऑफ ऑल दीज क्रूअल्टीज। ठीक है, जो अट्रॉसिटीज हुई थी उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जाहिर है हमें इस साइड का दुख ज्यादा होगा क्योंकि हम इस साइड के हैं। तो उसमें मुनीर नियाजी का जो एक उस वक्त बच्चे थे तो उनके जहन के ऊपर जो इम्प्रिंट हुआ सारी पिक्चर, उसको उन्होंने शायरी के जरिए जाहिर की है। इसी तरह अहमद राही की एक शेर है, बूहे खुले रखी बाबला खोरे असी परत आइए, मतलब दरवाजे खुले रखना मेरे बाप, शायद हम वापस लौट आए। दर्दनाक नज़मा फिर हौली हौली आज़ाद नज़मा ना रिवाज होया। अच्छा, इसमें ये था कि जब आपका थॉट मजबूत होता है, जब आपका तखय्युल मजबूत होता है, जब आपका ख्याल मजबूत होता है, तो फिर आपको बहरों की ज़रूरत नहीं रहती, फिर आपको रदीफ काफ़िए की ज़रूरत नहीं रहती, फिर आपको अशार के वज़न की ज़रूरत नहीं रहती, जब आपका आइडिया जो है ना वो स्ट्रांग हो। क्योंकि उस वक्त जो जो डिबैकल हुआ था, जो मुसलमानों के साथ कत्ल गारत हुई थी, सिखों ने की, हिंदू ने की, तो वो जो सारी थी वो एक ना मिटने वाला एक सूरत हाल थी। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ना इस पर लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और आज़ाद नज़में जो फ्री ऑफ एनी रूल्स थी वो लिखनी शुरू कर दी। 1970 के बाद ये फैशन आना शुरू हो गया कि लोगों ने नसरी नज़में छापनी शुरू कर दी, नसरी नज़मों का फैशन आ गया। मतलब शायरी करना ज़रा मुश्किल हुआ तो ख्याल तो था उनके पास, तो उनको लफ्ज़ नहीं मिले तो उन्होंने नसर में लिखना शुरू कर दिया और उसको छापना शुरू कर दिया। उसके बाद ये आज़ाद नसरी नज़मा विचों सेहतमंद रवैये जन्म लेना शुरू हो गए। सियासी नज़रियात ते वसाइल दी गैर मसावियाना वंड दा जिक्र होना शुरू हो गया। इंसान दे जेड़े असल मसाइल सन, जेड़े इंसान दे ओरिजिनल मसाइल सन, वो खुल के सामने आना शुरू हो गए। अच्छा जी, उसके बाद गज़ल, गज़ल पंजाबी गज़ल का जो रिवाज है पाकिस्तान बनने मगरू बड़ी तरक्की की थी। इस तो पहले बहुत घट सी। पंजाबी गज़लों का मजमूआ वल्कनियां एक है, तनवीर बुखारी का 1962 में छापे चढ़िया, और 1963 में पीर फजल गुजराती होरां दी गज़लों का मजमूआ डोंगे पेंडे, ये पहले सिलेबस में था, शायद अब है या नहीं है मुझे नहीं पता। तीसरे नंबर पे सलीम काशिर होरां दी गज़लों का मजमूआ छपया, और शायरा ने मुशायरियां विच गज़लां उत्ते जोर दिता। इब्तदाई पाकिस्तानी दौर विच इन्हां शायरां दे ना काबिल जिक्र ने। इनमें पीर फजल गुजराती, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, अब्दुल गनी वफ़ा, तनवीर बुखारी, सेठ इसहाक, हकीम नासिर, अफजल एहसन, रऊ शेख, सलीम काशिर और खलील आतिश। पाकिस्तान बनन मगरों ढेर सारा काम होया, अफसाने, कहानियां, ड्रामे, नावल, तनकीदी मजमून, तहकीकी मकाले, रिसाले अखबार विच छपन लग पे। ते पंजाब यूनिवर्सिटी विच 1972 विच 1970 ते 72 के दरमियानी अरसे विच तहकीकी काम होया, पंजाबी दा शोभा कायम किया गया, ते पंजाबी विच MA होने लग पिया। उसके बाद कुछ मशहूर नकात ते मुहक्किक सामने आए, जिन्हां विच डॉक्टर शहबाज मलिक, डॉक्टर असलम राणा, डॉक्टर असमतुल्ला जाहिद, सरफराज काजी, कदर आफाकी, ठीक है, इस तरह इनामुल्ला जावेद, इनके मशहूर नाम हैं जो तहकीक और तनकीद पर इन्होंने बड़ा काम किया। उसमें अब सूरत हाल ये है, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के काम की वजह से आज सूरत हाल ये है कि पंजाबी में PhD हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब हमारा जो ये पहला पार्ट, हमारा जो पहला क्वेश्चन था पंजाबी अदब दी कहानी, वो मुकम्मल हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, इसको शॉर्ट रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, इट्स रनिंग वेरी फास्ट।
चंद एक चीज़ें और हकायक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें और आप इसको लिखने के काबिल हो जाएं, पढ़ने के काबिल हो जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं, उनको इजी करना जो है ना एक टीचर का काम होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें हाँ क्लियर कर दूँ। इसमें हम पहले तहकीक पढ़ेंगे कि तहकीक क्या होती है, फिर तनकीद, और फिर तहकीक और तनकीद का आपस में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद तनकीद ਜਿਹੜੇ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਮਨਸਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਮ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਨਸਰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ, ਮਤਲਬ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਨਕੀਦ ਉੱਤੇ, उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਨਕੀਦ ਉੱਤੇ, और पंजाबी ਵਿੱਚ तनकीदी किताबां किनियां ने, और तहकीक का जो काम है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तहकीक क्या होती है, इसका जो मादा है लफ्ज का वो हक, हकीकत, हकायक, मुहक्किक से निकला है। मतलब ये सारे लफ्ज एक ही उसके हैं। ये अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है तलाश करना, दरियाफ्त करना। ठीक है, एक अंग्रेज ने इसकी तहकीक की इस तरह की कि सच्चाई ते हकायक दी तलाश दा ना तहकीक है। सच्चाई ते हकायक दी तलाश दा ना तहकीक है। रिसर्च, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च, सर्च मतलब तलाश, और तलाश को फिर तलाश करना मतलब उसको हकायक के साथ तलाश करना, तो ये रिसर्च कहलाता है। तनकीद की है मादा नकद तो निकला है, ਇਹਦਾ मतलब चुनना। ठीक है, चुनना है, आलू चुनना, मटर चुनना, किसी चीज को चुनना। ठीक है, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਟਕਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਫਟਕਣਾ ਭਈ ਦਾਣਾ ਤੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, कि छानना, ऐसा छानना कि आपका जो तूड़ी और दाना है, गंदम में एक भूसा होता है और एक गंदम के दाने होते हैं, तो दाना और तूड़ी वो जो भूसा है वो अलग-अलग हो जाए, मतलब असल और नकल अलग-अलग हो जाए, इसको जो है ना हम तनकीद कहते हैं। अंग्रेजी में इसका लफ्ज क्रिटिसिज्म इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी चीज के उत्ते तनकीद करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ अच्छे पहलू ने, अच्छे पक्ष ने, उन्होंने सामने लियाना। अच्छा, एक पारख, पारख मतलब नकाद, उर्दू में जिसको नकाद कहेंगे, क्रिटिक कहेंगे अंग्रेजी में, और पंजाबी में कहेंगे पारख। एक पारख का काम है भई अदब बारे दा तजजिया करदियां होया खरे ते खोटे नू वख रख देवे। ठीक है, मतलब खरे और खोटे की जो पहचान है वो एक नकाद का काम होता है, उसको करना। तनकीद नू अदब दा रहबर मनिया जाता है, ते अदब बिना तनकीद दा कोई वजूद नहीं, ते तनकीद दे बिना अदब दा कोई वजूद नहीं। आख्या जाता है भई नकाद ना सिर्फ अदीब नू रस्ता विखांदा है, बल्कि अदब दी टोर नू अगे वधांदा है ते ओदी हौसला अफजाई करदा है। ते जेड़ियां लिखतां या जेड़ियां सिनफां या जेड़ा मवाद सोसाइटी दे, मुआशरे दे बुनियादां नू या उन्हां दे नीहां नू नुकसान दे रहा होवे, उन्हां दी नीहां नू खा रहा होवे, उहनू रोकना नकाद दा काम है। सगों अदीब ते कारी दे दरमियान विचकार पुल नकाद होता है। मतलब एक जो नकाद है, तनकीद करने वाला है, वो एक पुल का काम करता है पढ़ने वाले और लिखने वाले के दरमियान। तनकीद और तहकीक का आपस में क्या रिलेशन है? दुरुस्त हकायक तेकर अपनन लई तहकीक नू तनकीद दी मदद लेनी पैंदी है, ते इंजी तखलीक बारे दुरुस्त फैसला देन लई तनकीद भी तहकीकी निगाह मंगदी है। मतलब ये इस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है कि तनकीद करने के लिए भी आपको तहकीक करनी पड़ती है, जान पहचान करनी पड़ती है, आगे पीछे राइटर का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, किताब पढ़नी पड़ती है, उस किताब के मवाद के ऊपर जो और मवाद लिखा गया है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, सारा कुछ आप उसमें करते हैं। इन्हां दोवां दा बड़ा डोंगा ताल्लुक है, ते तनकीद करदियां नकाद कोलों अगर निगाह नहीं तहकीक वाली तो नकाद नहीं हो सकता। अगर तनकीद करदियां एक मुहक्किक दी नजर नहीं है नकाद कोलों, ते वो तनकीद भी नहीं कर सकता।
तनकीद मनसब ते परख दा अमल, ਇਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਅਦਬੀ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਰ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ रूल्स ਦਾ, रेगुलेशंस ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨੇ ਆ कि whether it is good for the society or it is bad for the society, it is tasteful literature or distasteful literature। तो उसमें फिर हम तायन करते हैं। ये तीन, तशरीह, हुक्म और तायन। तहकीक दे बरक्स पारख दा सारा काम शऊरी अमल है। मतलब नकाद जो होता है, तनकीद करने वाला जो होता है, वो अपने शऊर से काम कर रहा होता है, जबकि तहकीक के लिए आपको मवाद की जरूरत होती है, आपको इर्द गिर्द चीज़ों की जरूरत होती है। वो किसी तखलीक दे अदबी मुल बारे फैसला देन लगिया माजी ते हाल तो इलावा मुस्तकबिल दे इम्काना नू भी ज़हन में रखता है। नकाद जो होता है वो माजी और हाल के अलावा मुस्तकबिल में देख रहा होता है कि इस किताब का हमारी आने वाली नस्लों पर और हमारे आने वाले लिटरेचर पर और हमारे आने वाले नजरियाती सोच पर या नजरियात पर इसका क्या किरदार होगा। पुराने जमाने में तनकीद तशरीह तज़किरे दे अंदाज विच कीती जांदी सी या वध तो वध सिर्फ नाहवी रमूज़ औकाफ नू जांचिया जांदा सी या ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਮਾਜੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਫਸਿयाती ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੁਹਾਕਮੇ, ਮੁਆਜ਼ਨੇ ਤੇ ਤਕਾਬਲੀ ਮੁਤਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ बुनतर सामने आने लग पे। तखलीक नू परखन लई तनकीद दियां मुख्तलिफ किस्मां दा इल्म होना बहुत जरूरी है। पुराने दौर विच तनकीद दियां जेहड़ियां किस्मां सन ओ सन मतनी तनकीद के टैक्सचुअल तनकीद, जेहड़ी टैक्स नू पढ़ के सिर्फ टैक्स दे उत्ते कीती जांदी सी। फिर लुगती तनकीद, जेहड़ी अल्फाज नू नापिया तोलिया जांदा सी। उसदे बाद नहवी तनकीद। नहवी तनकीद ये होती है कि जदों तुसी ग्रामर दे रूल्स रेगुलेशंस चेक करने हो। फिर उसके बाद तशरीह तनकीद, जब आपको पैराफ्रेजिंग करते हैं, रिफ्रेज करते हैं उसकी वो तनकीद। जदीद दौर में जो तनकीद की जो अकसाम है वो साख्ती तनकीद, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, साख्ती तनकीद है, रोमानवी तनकीद है, जमालियाती तनकीद है, तासुराती तनकीद है, मुआशी तनकीद है, मार्क्सी तनकीद है, नफ्सियाती तनकीद है। अब मैं सिर्फ इसका एक आपको जिक्र कर देता हूँ, मार्क्सी तनकीद का, फिर आप बाकियों को आसानी से समझ जाएंगे। मार्क्सी तनकीद वो तनकीद होती है जब आप सोसाइटी में आपकी दो सेक्शन होते हैं, एक बोर्जुआ सेक्शन होता है और एक प्रोलेटरिएट सेक्शन होता है। एक वाइट कलर, एक ब्लू कलर सेक्शन है। एक वो क्लास है जो पैसे वाली क्लास है, हैव्स क्लास है, और एक वो क्लास है जो हैव नॉट्स क्लास है। तो इस क्लास का जो डिफरेंस है, इसके मुताले को अगर किसी लिखत में इस तरह की कोई लिखत आई है, इस तरह का जो सिंफ आई है जिसमें आप चीज़ों को जो है ना वो इस एंगल से देख रहे हैं कि आया कि इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो कोई एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व है, क्लास सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी का कोई जिक्र है, अमीर और गरीब का कोई जिक्र है, ब्लू कॉलर जो हाथ से काम करता है और वाइट कलर जो दिमाग से काम लेता है, दिमागी तौर पर पढ़ा लिखा या अच्छी जॉब करता है वो। तो ये इस पे तनकीद जब आप करेंगे तो ये मार्क्सी तनकीद कहलाएगी। इसी तरह साख्ती तनकीद स्ट्रक्चरलिज्म, रोमानवी तनकीद रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जमालियाती तनकीद भी रोमांटिक क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा है, तासुराती तनकीद कॉन्टेक्चुअल, मौशी इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल, इस तरह बहुत सारी 3-4 और किस्में भी हैं। मंजूम परख पड़चोल पर आते हैं जी। तनकीद का वो काम जो मंजूम हुआ है, जो नज़मों की सूरत में हुआ है, उसमें अहमद यार का एहसन किसस है, जिसमें शेरों के जरिए उसने एक रम्ज पहचानने की, रम्ज लभन की कोशिश की थी। वारिस शाह सुखंदा वारिस, वारिस शाह सुखंदा वारिस किसे न हटके वलिया, मतलब वारिस शाह सुखन का वारिस है, जुबान का वारिस है। अगर उसको कोई रोकता है तो वापस नहीं मुड़ता। पर मंदराही चक्की वांगू निक्का मोटा दलिया, मतलब एक ऐसी चक्की जिसके जो पड़ है, जो चक्की के जो पड़ होते हैं उनको कुंदा जाता है नीचे से लोहे के साथ ताकि वो
दाने को जो है ना जल्दी से रगड़ के पीस दें, तो वो कुंदी हुई है, मतलब उसमें चीजें फंसी हुई हैं, कोई ऐसा मजे की वो रगड़ाई कर नहीं रही। तो वो कहता है निक्का मोटा दलिया, दलिया जो बन रहा है वो निक्का मोटा है, मतलब बेतरतीब सा है। उसके बाद वो कहता है जी, वाह दौड़े सुल्तान बाहुदे चीर दोस्तों जांदे, बेदर्दांदा दर्द वधांदे पक्की राह विखांदे, दर्द मंदांदा दर्द वधांदे पक्की राह विखांदे। शायर मियां मोहम्मद बख्श 50 शायरां दे राही ना सिर्फ दूजिया शायरां दी तनकीद कीती है, पर उन्हां दे फन दे बारे च गल कीती है ते उन्हां दे जेड़े पक्खों सन उन्होंने उगणवा कीता। ਉਹਦੇ बाद ये नसरी तनकीद के बारे गल करते हैं। मुढ़ले दौर दे विच तज़किरियां दी सूरत विच मौजूद रही है। तज़किरे मतलब डिस्क्रिप्शन के सिर्फ बता देना, जिहदे विच तहकीक दा पहलू भी नाल नाल चलता रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर आपको तहकीक और तनकीद का मतलब थोड़ा सा वाज़े हो रहा होगा कि अगर आप सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ बात को आगे चला रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, चीजों को चीजों को खोल कर रिसर्च की, उस उसकी टेक्स्ट के ऊपर, उसके थॉट के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म। तहकीक दे नाल सांझ दा यह सिलसिला तनकीद विच बहुत बाद ताईं चलदा रहा। बुद्ध दी कहानी इन्हां दी दूजियां किताबां हंस जोग, कोयल कू, पपीहा बोल इस तो पहले छप चुकियां सन, पर इस दी अहमियत प्रेम कहानी नू, असल अहमियत जिहड़ी है वो प्रेम कहानी नू हासिल हुई। परख पड़चोल के अलावा मौजुआती मजमून भी ये शामिल ने, मतलब मौजुआती मजमून जिन्हां तुसी सिर्फ डिस्क्राइब कर दो चीज़ों नू। उसके बाद डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ पंजाबी लिटरेचर 1933 में जिन्हें लिखी। डॉक्टर लाजवंती राम कृष्णा पंजाबी सूफी पोइट्स 1900 लिखी। डॉक्टर बनारसी दास जैन इन्होंने अपनी जी पंजाबी जुबान ते लिटरेचर लिखी 1941 और डॉक्टर गोपाल सिंह दी पंजाबी लेख 1945 लिखी गई। ते पंजाब ਇਹਦੇ बाद पंजाब पाकिस्तान बनन मगरों ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ सिलसिला तहकीक तनकीद ਦਾ ਉਹ किस तरह चलिया। पंजाब पाकिस्तान बनन के बाद अदबी रसालियां राही मुख्तलिफ मजामीन लिखे जाते सन। 1970 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबी शोबे का क्याम अमल आया तो यदी मिकदार वधारा होया। ठीक है, पंजाबी किताबां शायरी, निसाबी, तनकीदी ते निसाबी ते तहकीकी किताबां बड़िया लिखियां जान लग पईयां। अब्दुल गफूर कुरैशी और इन्दियां किताबां ने पंजाबी अदब की कहानी ते पंजाबी जुबान और अदब ते तारीख। मौला बख्श कुश्ता की किताब पंजाबी शायरां दा तज़करा। उसके बाद कुरैशी अहमद हुसैन किलादारी होरां दी जिहड़ी किताब है पंजाबी अदब की तारीख। मोहन सिंह दीवाना की किताब है पंजाबी अदब की तारीख। अख्तर हुसैन अख्तर दी खिलरे मोती किताब का नाम है। सराइकी तहकीकी ते तनकीदी किताबां किहड़ियां ने। इन्हां विच हमीदुल्ला हाशमी पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख। सजाद हैदर परवेज सराइकी अदब की मुख्तसर तारीख 1986 इन्होंने एक किताब लिखी सी। और मजे की बात है सजाद हैदर परवेज से 2006 में BA में मैंने जो है ना उर्दू उनसे पढ़ी थी, सजाद हैदर परवेज साहब से। दिलशाद कलांचवी सराइकी जुबान ते अदब। ठीक है, उर्दू लिखता किहड़ियां ने जिहड़ियां तनकीद ते तहकीक उत्ते लिखियां गई ने। कुरैशी अहमद हुसैन किलादारी पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख। अनवर बेग आवान धनी अदब सकाफत। पंजाब यूनिवर्सिटी दे जेड़े प्लेटफॉर्म ते लिखी गई किताब तारीख अदबियात मुसलमाना ने पाको हिंद, ये लिखी गई। शरीफ कुंजाई का बड़ा तवील मुकालिया है जिहदे उन्होंने पंजाब पाकिस्तानी अदब के सारे पक्षों वारी वारी उन्होंने डिस्कस किए ने। हमीदुल्ला हाशमी की किताब है पंजाबी जुबान और अदब। अच्छा, हुण असीं पंजाबी तनकीदी जुबानां दे उत्ते आ जांदे। ये जिहड़े रिसर्च दी किताबां सन, तहकीक दी किताबां सन, कुछ किताबां तुहाडे सिलेबस विच भी शामिल ने, जिन्हां विच नजम हुसैन सईदी सीधा ते सारा, जिहदे विच उन्होंने बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मियां मोहम्मद बख्श, वारिस शाह, कादिर यार दी शायरी बारे गल की है।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਅਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੂਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਸੁਰਾਤੀ ਤਨਕੀਦ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ है तसव्वुफ ते डॉक्टर असलम राना दी रमज रिवायत नस्ली